साल मैं वहाँ पे रहा, एज ए वॉलेंटियर्स रहा, और वहाँ पे उनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, तो 8 साल मैंने उनके साथ काम किया। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर इस बार हम आए हैं देहरादून में, भाऊवाला पे, देहरादून में। यहाँ पे हम ऐसे फाइटर से मिलने आए हैं जो कि जिन्होंने कि कोरोना टाइम पे मतलब किस तरह से सेवा की, लोगों की किस तरह से काम किया। तो हमने बहुत सारे हीरोज़ टाइम पे देखे, तो उन्हीं में से एक हैं रजनीकांत जी, जिनसे हम मिलने के लिए जा रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगी कि वो यहाँ पर पहले दिल्ली में काम करते थे आशा भवन में, तो अब उन्होंने देहरादून में अपनी नई शुरुआत की है, नया एक सेंटर बनाया है सावित्री फाउंडेशन के नाम से। तो मिलते हैं उनसे ऐसे पे। कितने साल किया रजनी जी आपने काम? आशा भवन में मैं तो मिलते हैं रजनीकांत जी से। तो नमस्कार रजनीकांत जी। हाँ, नमस्ते आप सभी का, कि आपने ये मौका दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को और अपने जो चीज़ हम कर रहे हैं वो लोगों के बीच में हो। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे चुना इस काम के लिए। मेरा नाम रजनीकांत है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई और काफ़ी चीज़ें सही भी थी, काफ़ी चीज़ें गलत भी थी, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे आशा भवन एक ड्रग रिहैब सेंटर था जिसमें मुझे जाना पड़ा, और 8 साल मैं वहाँ पे रहा, एज ए वॉलेंटियर्स रहा, और वहाँ पे हम लोग ऐसे लोगों की हेल्प करते थे जो नशे से या होमलेस लोग स्ट्रीट पे होते थे, उनको लाते थे, अपने पास रखते थे। उनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, तो 8 साल मैंने उनके साथ काम किया, वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ और उन लोगों की मदद करते थे जो हमारे न जानने वाले थे, न पहचानने वाले थे, न रिलेशन में थे, लेकिन एक शांति थी कि हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो सड़कों पे, जिनके फैमिलीज ने उनको छोड़ दिया, जिनके रिश्तेदारों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन आशा भवन के थ्रू हम उनको फिर से दोबारा एक नया जीवन देने का वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पे मैंने लगातार 8 साल किया काम, लेकिन 8 साल काम करने के बाद एक बोझ था मेरे अंदर। जब मैं चारों तरफ देखता था कि कई बुजुर्ग लोग ऐसे ही, उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं और वो सड़कों पे या मांगना शुरू करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ किया जाए। तो इस विजन को लेके मैं गुड़गांव, दिल्ली छोड़ने के बाद यहाँ देहरादून में आया और एक सोच के साथ ही कि मैं इन बुजुर्गों के लिए कुछ करूँगा। तो अभी मैंने सोचा कि मैं, एक्चुअली मेरी मदर थी, मेरी माँ थी, वो उनका एक्सपायर हो गया है, और जिसमें कि मेरी भी कई भूमिकाएं हैं कि मैं सही से उनका देखभाल नहीं कर पाया, सही से मैं उनके साथ रह नहीं पाया। तो एक बोझ था मेरे अंदर कि क्यों ना मैं बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ काम करूं। तो इसके लिए मैंने एक स्टेप लिया है यहाँ पे कि जब मैं गुड़गांव आशा भवन छोड़ के इधर देहरादून में आया, तो स्पेशली सिर्फ इसलिए आया कि मैं उन बुजुर्गों के लिए, उन होमलेस लोगों के लिए काम कर सकूं। तो अभी जस्ट मेरा यहाँ पे 1 महीना हुआ आए हुए, और 1 महीने के अंदर मैं इस वृद्धाश्रम और केयरिंग कम्युनिटी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ताकि उन बुजुर्ग लोगों के लिए, उन असहाय लोगों के लिए कि जिनको फैमिली डिस्ट्रॉय कर चुकी है, जिनको समाज ने अलग कर दिया है, उन लोगों को चाह रहा हूँ कि उन लोगों को एक बार दोबारा जीने का मौका मिले। और उसके लिए मुझे
आप सभी लोगों का साथ चाहिए होगा, उसके लिए मुझे आप सभी लोगों का प्रोत्साहन चाहिए होगा, आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए होगा, ताकि मैं इन चीज़ों को कर सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं कहीं ना हम समाज से जुड़े हुए हैं, और इस समाज से जुड़े होने के नाते हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें, जो लोग मदद चाहते हैं, तो हमें खुलकर उनका मदद करना चाहिए। तो इस विजन को लेके, इस दर्द को लेके और इस बोझ को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ देहरादून के अंदर, कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा एक आश्रम हो, एक भवन हो, एक केयरिंग कम्युनिटी हो, जो कि वृद्धों के लिए और असहाय लोगों के लिए काम करे। केयरिंग कम्युनिटी जो कि वृद्धों के लिए और असहाय लोगों के लिए काम करे। तो मैं सावित्री फाउंडेशन काम करे तो मैं सावित्री फाउंडेशन नाम से इसको यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई आपको लगे कि ये लोग असहाय हैं, इनका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, या उनको रहने में दिक्कत है, या उनके अनाथ है, वो रोडों पे, सड़कों पे आपको कहीं भी मिलते हैं, तो मेरा नंबर्स आपको मैं शेयर करूंगा। हाँ, व्हाट्सएप मैं इस पे आपके स्क्रीन पे वो नंबर शो हो जाएगा आपको। हाँ, आप उससे नंबर से भी कांटेक्ट कर बिल्कुल। आप मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा। इस नंबर के थ्रू आप उन लोगों के बारे में बता सकते हैं, उन लोगों को हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि हम लोग उनकी मदद कर सकें। और ये मदद तब पॉसिबल हो पाए जब आप लोग हमारे साथ होंगे। जी जरूर। रजनीकांत जी, थोड़ा सा आप हमें उस टाइम के बारे में बताएंगे जब कोरोना टाइम में किस तरह से आपने दिल्ली में सेवा की है, किस तरह से आप काम किया है, और मतलब क्या क्या आपको परेशानियां आई जब जिस टाइम पे लोग घरों में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो आप लोग फील्ड में काम कर रहे थे, तो किस टाइप के लोगों से आपकी मुलाकात हुई और क्या क्या आपने परेशानियां आपको आई है उस टाइम पे? एक्चुअली उस टाइम मैं आशा भवन के अंदर था। सडनली 1 साल मुझे हो गया था वहाँ पे, और एकदम से कोरोना का दौर चला और बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सड़क पे गवर्नमेंट के लॉज थे, गवर्नमेंट के नियम थे कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन एक फ्रंट लाइन में हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली एक आउटरीच होती है, जिस आउटरीच के थ्रू हम स्ट्रीट से लोगों को लाते थे, और जो असहाय लोग हैं, जो जिनका कोई नहीं है, उनको लाते हैं और अपने पास रखते। रेजिडेंशियल था ये, तो हमें लाना होता था। तो वो लोग थे हमारे पास, कई लोग थे, सैकड़ों के, 100 हजारों में लोग थे, और टोटल 22 सेंटर थे। तो उनको बड़ा मुश्किल था कि किस तरह से उनका राशन का, किस तरह से उनका किराए का, कई जगह हमारे शेल्टर थे जहाँ पे किराया था, कई चीजें मुश्किल थी। लेकिन हमने उस टाइम स्ट्रगल ये था कि हमने एज ए वॉलेंटियर हमने एक परमिशन गवर्नमेंट से लिया। परमिशन लेने के बाद हम बाहर लोगों से मिले, लोगों ने बहुत अच्छा हमें मदद किया, जिस मदद के थ्रू हम लोग सरवाइव कर पाए। और मैं धन्यवादी हूँ उन सभी लोगों का, जिन्होंने कि आगे आके हम सबका मदद किया। तो कोरोना में हम लोगों को कई बार ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था जो एरिया पूरा संक्रमित था, लेकिन हम लोग फ्रंट लाइन के नाते, क्योंकि हमारे पीछे कई लोग थे, असहाय लोग थे, जिनका हमें मदद करना था, तो हमने सारी चीजों को छोड़ के, गवर्नमेंट के जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए, हम लोगों से मिलने की कोशिश किया। हमने फोन के जरिए मिलने की कोशिश किया, मैसेज के जरिए मिलने की कोशिश किया। तो लोगों ने हमें हेल्प किया, और जिस हेल्प के द्वारा हम उन लोगों की मदद कर पाए जो लोग इस चीज से गुजर रहे थे, इस परेशानी से गुजर रहे थे। लेकिन कोरोना हुई है, हमारे कई दिक्कतें आई हैं, कई लोग बीमार भी हुए, लेकिन हमें कोरोना में कोई इस तरह से परेशानी नहीं हुई। इवन जहां हम लोग रह रहे थे, उन लोगों को भी कोई इंस्पेक्शन या कोरोना से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट ये कि स्ट्रगल था, लेकिन उस स्ट्रगल से हम लोग निकले। वो निकल इसलिए पाए कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का मदद था वहां पे, जिसकी वजह से हम लोग उसको पूरे इन 5-6 महीनों के दौरान जो है सारी चीजें हम लोग ये सामान्य कर पाए। जी तो थैंक यू रजनीकांत जी, आपका बहुत बहुत कि आपने हमें अपने बारे में बताया। और आप लोग भी जो भी इससे जुड़ना चाहें तो कृपया करके हम आपको नंबर देंगे। जरूरतमंद लोग जितने भी हैं, आप इनको संपर्क कर सकते हैं, जिनके की बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह से ही है ना आपका? हाँ, जो मतलब, हाँ बिल्कुल, जो मतलब कोई बच्चे भी अगर कई बार स्ट्रीट पे होते हैं, जो लोग सड़कों पे होते हैं, जिनका कोई नहीं है, या बुजुर्ग हैं, जिनको लगता है कि नहीं उनको सहारे की जरूरत है, तो हमसे तो हर एज के बच्चों के लिए? नहीं, 18 से ऊपर के है। केयरिंग कम्युनिटी बेसिकली ये मेरा मेन जो है वो बुजुर्ग लोगों के लिए, जो मेन जो है 55-60 से ऊपर है, उनके लिए है। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमें स्ट्रीट पे जो है असहाय मिल जाते हैं, तो हम लोग उनको भी देखेंगे इस केयरिंग के अंदर। पर मेरा मेन जो मोटिव है वो है बुजुर्ग लोगों के लिए काम करना। जी जरूर रजनीकांत जी,
तो आप लोग भी अगर रजनीकांत जी को हेल्प करना चाहेंगे तो हम इसमें आपको कांटेक्ट नंबर दे देंगे। और आपको अगर मतलब ऐसे कोई बुजुर्ग वगैरह मिलते हैं यहाँ पर और कहीं पे भी किसी भी इसमें बता रहे हैं हाँ कहीं भी तो और आप हेल्प के लिए जा सकते हैं उनको लेने के लिए। हम्म। तो संपर्क कर सकते हैं आप, हम आपको कांटेक्ट नंबर इसमें दे देंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आपने अपना हमें कीमती समय दिया। तो वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो चलो रजनीकांत जी ने अपना कीमती समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू रजनीकांत जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।